हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम अपन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देख रहे थे, तो अब अपने इसके रिट पिटिशंस देखेंगे। तो उससे पहले रिट होता क्या है? तो रिट एक रिटर्न ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है वारंट, डायरेक्शन या कमांड या ऑर्डर के फॉर्म में। तो 5 तरह के रिट पिटिशंस हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। मतलब कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो सामने वाले पर्सन को अगर किसी ने अनलॉफुली या इलीगली अरेस्ट कर लिया है तो वो ये ऑर्डर दे सकता है कि उस पर्सन को आप फ्री कर दो। और ये ऑर्डर कोर्ट इशू कर सकता है, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू कर सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू कर सकता है। तो फॉर सपोज जैसे एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया है तो ये ऑर्डर है, मतलब ये लॉ है कि पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप नहीं लेकर आए तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, विच इज आर्टिकल 22, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये एप्लीकेशन वो पर्सन भी फाइल कर सकता है, लेकिन अगर वो पर्सन फाइल नहीं कर सकता है तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स, उसके स्पाउस, मतलब जो भी क्लोज रिलेटिव, उसके सिबलिंग्स और उसके फ्रेंड्स भी फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस केस को एग्जामाइन करेगा और फिर अगर उसको लगता है कि इलीगली उस पर्सन को डिटेन करा गया है, अरेस्ट करा गया है, तो फिर वो ऑर्डर इशू करेगा, वो रिट इशू करेगा कि अंडर हेबियस कॉर्पस आप इस पर्सन को फ्री कर दो। नेक्स्ट रिट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। तो मैंडेमस में क्या होता है, जो सुपीरियर कोर्ट होते हैं वो इंफीरियर कोर्ट, मतलब नीचे वाले कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स को या बार को या पब्लिक अथॉरिटी को या गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन को ऑर्डर देते हैं। अब ये ऑर्डर जो कोर्ट है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं दे सकता है, ना ही प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट दे सकता है, ना ही डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट दे सकता है, और ना ही उसके अगेंस्ट दे सकता है जहां ड्यूटी मैंडेटरी नहीं है, मतलब वॉलंटरी है, आपको करना है नहीं करना, डिस्क्रिशनरी है। या किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के अगेंस्ट भी मैंडेमस का ऑर्डर नहीं दे सकता है, और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर दे सकता है खुद की उसकी जुडिशियल कैपेसिटी में। तो मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड। तो अगर इसका एक एग्जांपल समझे, सपोज आर्टिकल 19 देखते हैं। तो आर्टिकल 19 में क्या होता है, इट इज अ राइट कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सपोज अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप किसी अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाते हो, लेकिन वो अथॉरिटी लाइसेंस इशू नहीं कर रही, डिले कर रही है, आपसे ब्राइब मांग रही है, अननेसेसरी डिले कॉज कर रही है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो, अपना रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। तो वहां जो सुपीरियर कोर्ट है वो इंफीरियर कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी, या इस केस में पब्लिक अथॉरिटी को बोलेगा कि हम कमांड करते हैं कि आपको आपकी ये ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है थर्ड है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन मतलब होता है फोरबिड करना, मना करना। तो ये हायर कोर्ट इशू करता है और ये लोअर कोर्ट को रोकता है। कब रोकता है? जब लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से ज्यादा, मतलब उसके पास जो पावर है उससे ज्यादा अथॉरिटी दिखाता है, तब वो जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को रोकता है। तो किस किस के अगेंस्ट प्रोहिबिशन रिट इशू कर सकता है? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकता, ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इशू कर सकता। सपोज एक जुवेनाइल का केस है, नॉर्मल कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, तो ये किसको वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। वो क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है, जो भी अग्रिव पर्सन होता है ये रिट पिटिशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये प्रोसीडिंग चल रही होती है लोअर कोर्ट में। सपोज लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है कि वो जुवेनाइल केस देखे, बट फिर भी वो जुवेनाइल केस देख रहा है, तो ये प्रोहिबिशन रिट के अंदर आएगा। फिर एक और रिट होती है इसी की तरह, सर्शियोरी। सर्शियोरी रिट भी इसी की तरह होती है, जहाँ पे अग्रिव पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, रिट पिटिशन फाइल कर सकता है, लेकिन ये तब फाइल होती है जब जो लोअर कोर्ट है उसने अपनी डिसीजन की सुनवाई कर चुकी होती है। और प्रोहिबिशन तब फाइल होता है जब डिसीजन सुनवाई चल रही होती है, अभी सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई है। तो प्रोहिबिशन क्या है? प्रिवेंटिव फंक्शन है, रोकने की कोशिश करता है। और सर्शियोरी का ये क्यूरेटिव फंक्शन है, क्योंकि डिसीजन हो चुका होता है। लेकिन सर्शियोरी का एक और फंक्शन होता है प्रिवेंटिव फंक्शन, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन, अपनी पावर के बाहर काम कर रहा है, या उसके पास उतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट
उस लोअर कोर्ट को बोल सकता है कि आपका ये जो केस है आपके कोर्ट में है, ये मेरे पास आप ट्रांसफर कर दो, ये सुनवाई हायर कोर्ट में होगी। तो ये इसका प्रिवेंटिव फंक्शन होगा। तो सर्शियरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड बाय। तो ये हायर कोर्ट इशू करते हैं लोअर या इंफीरियर कोर्ट्स को कि आप ये मैटर हमारे पास ट्रांसफर कर दो। और ये किस ग्राउंड पे इशू करे जाते हैं? जो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर काम कर रहे हैं, उनके पास उस चीज की पावर अथॉरिटी नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, या गलत है, मतलब कानून के अगेंस्ट है, ये एरर ऑफ लॉ है। और ये किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं? प्रोहिबिशन की तरह ये जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू हो सकता है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू हो सकता है। बट ये देखने लायक है, जो प्रोहिबिशन था वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकता। लेकिन अंडर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ 1991 जो सर्शियरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हो। लाइक प्रोहिबिशन ये लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं होता, ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इशू होता है। अब ये फिफ्थ और आखिरी रिट पिटिशन है विच इज को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये रिट इशू होता है रिस्ट्रेन करने के लिए। तो फॉर सपोज इन केस ऑफ एक पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात देख लेते हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट का पब्लिक अपॉइंटमेंट का न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट नहीं आया, पहले से ही अंदर से कुछ ब्राइब करी हुई थी, तो उस पर्सन का अपॉइंटमेंट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मी एग्रिव पर्सन मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकती हूँ कि ये जो पर्सन है इस पर्टिकुलर पब्लिक पोस्ट पे उसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी वो उस पोजीशन पे है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट इशू कर सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कि उसको पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है। और वो उस पर्टिकुलर पर्सन से पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से ये पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। तो आप ये पिटिशन तभी फाइल कर सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। ये पब्लिक ऑफिस में जब अपॉइंटमेंट होता है उसके अगेंस्ट इशू होगा, लेकिन मिनिस्टीरियल ऑफिस के अगेंस्ट इशू नहीं होगा, ना ही प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट इशू होगा। तो अग्रिव पर्सन या कोई भी उसके बिहाफ में ये पिटिशन फाइल कर सकता है। तो जब अंडर आर्टिकल 32 अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के साथ। लेकिन आपका अगर फंडामेंटल राइट के अलावा कोई और राइट वायलेट होता है तो आप ये पिटिशन फाइल कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट के साथ। तो ये यही है जो भी अपन ने पिटिशंस देखे। इसके अलावा भी अगर आपने सुने होंगे बहुत सारे कमीशंस भी सेटअप हुए हैं, जैसे नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज के लिए, नेशनल कमीशन वुमेन के लिए, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड नेक्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश करा गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश किया गया है ताकि आपकी फंडामेंटल राइट्स और दूसरे राइट को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में स्टैब्लिश किया गया और उस टाइम पे कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अलग से काम कर रही थी, जैसे पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। ये भी उस टाइम काम कर रही थी जब अगेंस्ट कि अगर आपका कभी भी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। 1993 में जब गवर्नमेंट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश किया था। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर कौन कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस जो पहले चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज रहे हैं, हाई कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस रहे हैं, और दो और लोग जिनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिनने एक्चुअली काम किया ह्यूमन राइट्स के एरिया में, ये इसके मेंबर रहेंगे। अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसका मेन फंक्शन क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है? ये इंक्वायरी कर सकता है, खुद से इंक्वायरी कर सकता है, या फिर कोई विक्टिम का भी पिटिशन उसके सामने रखता है कि उसका ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है तो उसके बिहाफ पे ये फंक्शन करता है। ये जेल जा सकते हैं जेल की कंडीशन देखने के लिए कि जेल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। ह्यूमन राइट्स की फील्ड में अगर उनको कोई रिसर्च करवानी है, रिसर्च प्रमोट करवानी है, तो वहाँ पे भी इनका काम। तो उसके कुछ ऐसे सिनेरियोज देख सकते हैं जहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मतलब एग्जेम्पलरी बहुत ही अच्छा काम किया है। ये पंजाब का केस है जब यूथ डिसअपियर हुए थे और इन्वेस्टिगेशन हुई थी गुजरात राइट केसेस में। लेकिन ये जो कमीशन है
इसके पास पावर इंक्वायरी करने के लिए, अगर कोई अग्रिव्ड विक्टिम है वो केस लेकर आता है इनके सामने तब इंक्वायरी कर सकते, लेकिन इनके पास प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है, सजा नहीं दे सकते। ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को या कोर्ट को रिकमेंड कर सकते हैं कि इनकी इंक्वायरी के हिसाब से आपको सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन ये खुद प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज वी विल ट्राई कि अपन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो गाइडलाइंस हैं ये पॉलिसी हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, काइंड ऑफ गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि आपको ये पॉलिसी परस्यू करनी चाहिए। बट ये जो गाइडलाइंस हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स के, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करता है और आपका अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गाइडलाइंस तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं, लेकिन ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं भी करता है, डिड नॉट इम्प्लीमेंट, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि कोर्ट को बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट को बोलो कि पर्टिकुलर पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। नहीं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये क्या होता है, नॉन जस्टिसेबल होता है। दैट इज, ये वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्चुअली जो जुडिशरी वो इन्फोर्स नहीं करवा सकता। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये सिर्फ एक तरीके मोरालिटी है, कुछ मॉरल गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट को सीरियसली फॉलो करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी को अडॉप्ट करने चाहिए, कुछ राइट्स जो इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ राइट्स है जो इंडिविजुअल एंजॉय करते हैं जो डीपीएसपी में है, और कुछ पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। सो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो डीपीएसपी की जो पॉलिसीज हैं वो लागू करने की कोशिश करी है, जैसे कि जमींदारी अबॉलिशन बिल, जमींदारी को ख़त्म करना, बैंक्स को नेशनलाइज करना, बहुत सारे फैक्ट्री लॉज लेके आना, जो लेबर्स हैं जो फैक्ट्रीज में और एस्टैब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं उनकी मिनिमम वेजेस को फिक्स करना, कॉटेज और स्मॉल स्केल जितनी भी मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको आगे प्रमोट करना, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, जो पिछड़े हुए वर्ग है उनके लिए रिजर्वेशन क्रिएट करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब में, पब्लिक ऑफिसेस में। तो ये सारे जो भी गवर्नमेंट ने लागू करे हैं रूल्स, ये सारे डीपीएसपी के पार्ट हैं। इसमें राइट टू एजुकेशन आता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कंट्री में, दैट इज लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, मिड डे मील स्कीम, ये सब डीपीएसपी का पार्ट है। तो डीपीएसपी क्या है, वो सारी गाइडलाइंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन नॉन जस्टिसेबल है। आप इसको लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। एक तरह के मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये पॉलिसी गाइडलाइंस है जो सरकार को फॉलो करना चाहिए, काइंड ऑफ मोरालिटी। तो अब है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट के टाइम लेकर आया था 1976 में। तो ये फंडामेंटल 10 ड्यूटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इनको इन्फोर्स कराने की बात नहीं करते। काइंड ऑफ मॉरल ड्यूटीज है जो हर सिटीजन को, इंडिया का एक सिटीजन हो, नागरिक होने के नाम पे उसको फॉलो करना चाहिए। अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या रिलेशन है, तो पहले अपन डीपीएसपी देख लेते हैं। डीपीएसपी का गोल क्या है, लोगों का वेलफेयर हो, भला हो, और वेलफेयर क्या हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिले उनको रहन सहन का जो उनका स्टैंडर्ड है वो बढ़े, जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रिच को रिसोर्सेज मिल रहे, पुअर को भी वो रिसोर्सेज मिले। इंटरनेशनली पीस प्रमोट हो, हमारा इंटरनेशनली अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो दूसरे कंट्रीज के साथ। पॉलिसीज यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है, ये बोलता है जैसे अभी हमारी इंडिया एज अ कंट्री इज अ डाइवर्स कंट्री, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है, और हर के सबके अपने अपने लॉ है। हिंदू के हिंदू सक्सेशन एक्ट है, क्रिश्चियन के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी के लिए अलग है, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि जितने भी सारे लॉज हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं, इनको हटा के कॉमन लॉ होनी चाहिए फॉर मैरिज, सक्सेशन, डिवोर्स के लिए। इन केसेस के लिए यूनिफॉर्म एक कानून होना चाहिए जो सब पे लगना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव वो इंसान कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का है, कौन से कम्युनिटी का है, सब पे सेम तरह का सिविल लॉ लगना चाहिए, ठीक है। अगली पॉलिसी है, प्रोहिबिट करता है कि आपको कोई भी अल्कोहलिक लिकर नहीं लेना चाहिए, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए,
कैटल को स्लॉटर नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। विलेज पंचायत दैट इज लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। अब नॉन जस्टिसेबल राइट मतलब यू कैन नॉट इन्फोर्स दिस राइट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि सबको एडिक्वेट लाइवलीहुड मिलना चाहिए, सबको मतलब काम मिलना चाहिए, सब कुछ कमा सके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, अगर इररिस्पेक्टिव उसका जेंडर, अगर कोई सेम रोल में है, इधर दैट पर्सन इज अ मैन और अ विमेन, उनको सेम पैसा मिलना चाहिए उस काम के लिए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, सबको काम करने का हक होना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए चिल्ड्रंस को जो 6 साल से कम की उम्र के, उनको मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी मिलनी चाहिए। ये प्रिंसिपल मतलब बोलते कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट द गवर्नमेंट शुड या ऑट टू डू। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और डीपीएसपी क्या बोलते हैं, सोसाइटी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं और इन्फोर्सेबल होते हैं। डीपीएसपी इज ऑल अबाउट योर इंटायर सोसाइटी, बट ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का मन होगा तो गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, और कभी कभार क्या होता है जो कुछ डीपीएसपी प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में भी आ सकते हैं। तो सपोज ये प्रॉब्लम जब आई थी, जब गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था, अभी हमने देखा था डीपीएसपी में कि गवर्नमेंट अबॉलिश करेगी जमींदारी सिस्टम, तो ये उस टाइम पे फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन जो डीपीएसपी है ये पूरी सोसाइटी के लिए होता है, फंडामेंटल राइट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होता है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट हटाना है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया, ताकि गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर लॉ को पास कर सके टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कुछ राइट को आप अब्रिज कर सकते हो ताकि आप डीपीएसपी को ला सके, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देने के लिए कि आप हर फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो। एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, उसके अलावा दूसरे राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में इसको लीगल राइट बना दिया। इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं इसकी कंट्रोवर्सी को। तो ये पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था कि आपके पास राइट है कि आप एक्वायर कर सकते हो, ले परचेज कर सकते हो, पजेस मतलब अपने पास रख सकते हो, और उस प्रॉपर्टी को आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और ये बोला गया कि जो प्रॉपर्टी है इट इज़ अ लीगल राइट, ये सरकार ले सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो 1950 से गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए जिसने फंडामेंटल राइट को कम कर दिया। फाइनली 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि इस राइट को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है अमेंडमेंट करके। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता तो पार्लियामेंट के पास राइट नहीं होता। तो 1978 में 44th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से, और उसको एक सिंपल लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, अब इसके कारण अगला एक और डिबेट स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट अब ये कहती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, और कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, अदरवाइज ये वायलेशन होगा। तो अब ये कैसे, इसलिए एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। इस केस के डिसीजन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखो तो बहुत सारी कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं, लेकिन हमें इतना टाइम हो गया हमारे इंडिपेंडेंस को, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक भी बार चेंज नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, बट एक बार मैं इसे ब्रीफ दे देती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होने देता है, बट फ्लेक्सिबल भी है, वो अमेंडमेंट्स भी अलाउ करता है। सिंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है,
एंड एट द सेम टाइम रिजिड है, इसलिए हमारा सेम कॉन्स्टिट्यूशन इतने टाइम से चल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं दीज आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी, दैट्स वाई दे आर फ्लेक्सिबल। और इसी केशवानंद भारती केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन अ वे दैट हमारे कुछ जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो जिनको अमेंड कर सकती है दैट शोज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल नेचर है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट शोज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी एट द सेम टाइम। ठीक है, सो आई थिंक दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर।